हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो नए और मेजर चेंज हुए हैं, उनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और भारतीय न्याय संहिता का जो आपका रैपिड रिवीजन कोर्स है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसका अंतिम सेशन होने वाला है, ठीक है, आपकी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो मेजर बदलाव हुए हैं, कौन से नए प्रावधान जोड़े गए हैं, उनके बारे में हम कर रहे हैं। और चलिए एक-एक करके हम अपना आज के सेशन के जो महत्वपूर्ण अंश हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, न्याय शास्त्र को लेकर जो परिवर्तन हुए हैं, उसको हम कर रहे हैं सबसे पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट अहम जो मुद्दे हैं, उन्हीं के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सभी ये कह देते हैं कि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, उसके अंदर चेंजेस हुए हैं, नए अपराध आए हैं, जैसे संगठित अपराध आया है, भीड़ द्वारा हत्या आया है, मॉब लिंचिंग आया है, झपटमारी आया है, आतंकवादी कृत्य आए हैं। मगर उसके साथ-साथ और भी महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे सामुदायिक सेवा हो गया, कम्युनिटी सर्विस हो गया, उसके अलावा कई प्रावधानों के अंदर बदलाव किए गए हैं। वो सभी आपको पता होने चाहिए आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ये सभी बातें आपकी जो न्यायिक सेवा परीक्षाएँ हैं या एपीओ परीक्षाएँ हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेशन के अंदर हम भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो मुख्य बदलाव हुए हैं, उनको हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्याय शास्त्र के अंदर क्या बदलाव है और संरचनात्मक पुनर्गठन जो है, उसको हम समझते हैं। हमें भारतीय न्याय संहिता की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। ये पुरानी भारतीय दंड संहिता से संरचना में कैसे अलग है, ये भी समझने की ज़रूरत है। पहली बात समझिएगा, आईपीसी को 1860 में बनाया गया था। उस समय भारत एक औपनिवेशिक शासन के अधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन था। इसलिए उस कानून का मुख्य उद्देश्य जनता को नागरिक के रूप में सशक्त करना नहीं था, बल्कि शासन के सब्जेक्ट को नियंत्रित करना था, यानी कि कंट्रोल करना। और इसी कारण जो आईपीसी था, उसमें राज्य के विरुद्ध अपराधों को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता को जिसको 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, इस प्राथमिकता को मूल रूप से बदल रही है। अब ध्यान केवल दंड देने पर नहीं है, बल्कि अब ध्यान नागरिकों की सुरक्षा पर भी है, मानवीय गरिमा पर भी है और न्याय पर भी है। अर्थात जो बीएनएस का दृष्टिकोण है, अब वो नागरिक केंद्रित है और न्याय केंद्रित है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, नागरिक केंद्रित है और न्याय केंद्रित है। अब आप समझिएगा कि आपकी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, आपको इस हिस्से से कौन-कौन से सवाल मिल सकते हैं। आपको समझना है कि कुछ बड़े स्ट्रक्चरल चेंज हैं, उनको समझिएगा। जैसे धाराओं की संख्या है, भारतीय न्याय संहिता ने पुराने आईपीसी के अलग-अलग और बिखरे हुए प्रावधानों को एक जगह मिलाया है। ध्यान रखिएगा, आईपीसी के अंदर 511 धाराएँ थी और जब अब बीएनएस के अंदर टोटल 358 धाराएँ हैं। भारतीय न्याय संहिता के अंदर अब कितनी धाराएँ हैं? 358 धाराएँ हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, मतलब देखिएगा 100 सवा सौ से करीब 150 के करीब धाराएँ घट गई हैं, 358 धाराएँ हैं। अब अध्यायों की बात करें तो आईपीसी के अंदर हमारे कितने चैप्टर्स थे, कितने अध्याय थे? आईपीसी में 23 चैप्टर थे, 23 चैप्टर थे। मगर बीएनएस में अब कितने हैं चैप्टर? भारतीय न्याय संहिता के अंदर हमारे पास चैप्टर भी अब 20 चैप्टर हैं। अध्यायों की संख्या भी घटा दी गई है। इससे कानून की जो संरचना है, वो अधिक संगठित हुई है और व्यवस्थित बनती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़, प्राथमिकताएँ भी बदली हुई है। पुरानी आईपीसी में राज्य के विरुद्ध अपराधियों को जो कोड के शुरुआती हिस्से में महत्व स्थान दिया गया था। आपको याद होगा कि राज्य के विरुद्ध अपराधों को अध्याय 6 के अंदर दिया गया था। मतलब आप मानिएगा कि जैसे ही आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शुरू खत्म होता था, उसके बाद आपके राज्य के विरुद्ध अपराध आ जाते थे। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध जो अपराध हैं, उनको एक साथ लाकर चैप्टर 5 बनाया गया है और उन्हें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। मतलब भारतीय न्याय संहिता के अंदर सबसे पहले उन अपराधों को रखा गया है, किनको? स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराध, जो धारा 63 से शुरू होते हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं। महिलाओं और बच्चों के जैसे ही अपराध खत्म होते हैं, उनके खिलाफ होने वाले अपराध खत्म होते हैं, उसके बाद मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध जो हैं, वो अध्याय 6 के अंदर रखे गए हैं, ठीक है? और अध्याय 6 जो है हमारी धारा 100 से शुरू होता है और ये हमें दिखाता है कि भारतीय न्याय संहिता में शक्ति, शरीर, गरिमा और नागरिक सुरक्षा को काफ़ी महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं अधूरे अपराधों का एकीकरण।
अधूरे अपराधों का एकीकरण। पुरानी व्यवस्था के अंदर जैसे अटेम्प्ट है, दुष्प्रेरण है जिसको हम अबेटमेंट कहते हैं, और आपराधिक षड्यंत्र है जिसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, उसको वो जो प्रावधान थे वो अलग थलग कई जगह पर दिए हुए थे। अटेम्प्ट जैसे 511 के अंडर डाला हुआ था, किसके अंदर, हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता ने इन 3 अधूरे अपराधों की कैटेगरी को एक ही जगह लाकर अध्याय 4 में व्यवस्थित कर दिया है। अध्याय 4 में व्यवस्थित कर दिया है। इसे पढ़ना, याद रखना और परीक्षा में जो है आपको लागू करना काफी आपको आसान रहता है। अब बात कर रहे हैं हम सुधारात्मक दृष्टिकोण की सामुदायिक सेवा के बारे में। पहली बार इस तरीके की सजा भारतीय न्याय संहिता में जोड़ी गई है। भारतीय न्याय संहिता एक बिल्कुल नया दंड इंट्रोड्यूस करता है जो आईपीसी में कभी था ही नहीं, और वो क्या है, सामुदायिक सेवा। पुरानी व्यवस्था में छोटे छोटे अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी कई बार जेल भेज दिया जाता था। जो भारतीय न्याय संहिता से पहले जो हमारा पुराना कानून था, इंडियन पिनल कोड था, अगर कोई माइनर ऑफेंस भी करता था, कोई छोटा अपराध भी करता था, तो उसको जेल में डाला जाता था। इससे छोटे अपराधी जेल में कठोर अपराधियों के संपर्क में आते थे और सुधरने की बजाय वो अधिक अपराध की ओर जा सकते थे। भारतीय न्याय संहिता ने इस सोच को कुछ हद तक बदलने का प्रयास किया है। अब छोटे अपराधों में दंड का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं है, बल्कि सुधार करना भी नहीं है। इसलिए सामुदायिक सेवा का जो सजा का प्रावधान है वो जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह है कि समाज के हित में बिना वेतन काम करना। सामुदायिक सेवा का मतलब क्या है, सामाजिक सेवा का मतलब क्या है, समाज के हित में बिना वेतन के काम करना। ये रिस्टोरेटिव जस्टिस यानी कि सुधारात्मक और समाज हितकारी न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सामुदायिक सेवा किन 6 छोटे अपराधों में दी जा सकती है? देखिए, सामुदायिक सेवा 6 अपराधों के अंदर दी जा सकती है। वो कौन-कौन से हैं? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से ऑफेंसेस पर लागू होते हैं, तो ध्यान से याद रखिएगा। सामुदायिक सेवा सबसे पहले छोटी चोरी पर लागू होती है, धारा 303 उपधारा 2 के अंदर। धारा 303 उपधारा 2 के प्रोवाइजो में इसमें बताया गया है, और क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पहली बार चोरी का दोषी है और जो चोरी की संपत्ति है अगर उसकी वैल्यू 5,000 रुपए से कम है, 5,000 रुपए से कम है, और वो चोरी की गई संपत्ति को लौटा देता है या उसका मूल्य वापस कर देता है, तो उसको सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है। धारा 303 उपधारा 2 के प्रोवाइजो के अंदर ये बात बताई गई है। हम बदलाव को कर रहे हैं, जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो मेजर चेंजेस हुए हैं उसको इस सेशन के अंदर कर रहे हैं। और सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि क्या हुआ है, सामुदायिक सेवा कौन से 6 जगह पर जोड़ी गई है। तो मतलब आपसे एग्जामिनर सवाल डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि वो प्रावधान बताइए। पहली बात तो ये पूछेगा कि कितने अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा जोड़ी गई है, तो आपका जवाब क्या होगा, 6 अपराधों के लिए जोड़ी गई है। वो अपराध कौन कौन से हैं? पहला है छोटी चोरी के लिए। वो कहां है? धारा 303 उपधारा 2 के प्रोवाइजो में। और ये कहता है कि अगर कोई पहली बार चोरी करता है, पहली बार चोरी करता है और चोरी की गई संपत्ति की वैल्यू जो है 5,000 रुपए से कम है, और वो संपत्ति जो है संपत्ति के मालिक को वापस कर देता है या उसका मूल्य अदा कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उसको सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है। और ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है, सामुदायिक सेवा तभी सजा दी जा सकती है चोरी के अपराध में जब संपत्ति की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5,000 रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा अपराध है मानहानि का, जहां पर सामुदायिक सेवा दी जा सकती है एक सजा के रूप में। सामुदायिक सेवा मानहानि के अपराध में दी जा सकती है। जो नॉर्मल मानहानि है, सरल मानहानि है, में अब सामुदायिक सेवा भी एक वैकल्पिक दंड के रूप में रखा गया है। हालांकि जो सजा के प्रावधान है, फाइन है, वो तो है ही है, मगर सामुदायिक सेवा को भी एक वैकल्पिक दंड के रूप में रखा गया है। अर्थात मानहानि के छोटे मामलों में, यानी कि जिसको हम डिफेमेशन कहते हैं, धारा 356 के तहत, उसके अंदर भी सामुदायिक सेवा जोड़ी जा सकती है। अर्थात मानहानि के छोटे मामले के अंदर जेल या फिर जुर्माने के साथ साथ सुधारात्मक दृष्टिकोण को भी अपनाया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरा, मदप व्यक्ति के द्वारा लोक स्थान में दुराचार। यह धारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो व्यक्ति शराब के नशे में है और वो सार्वजनिक स्थल पर मिसकंडक्ट करता है, दुर्व्यवहार करता है, दुराचार करता है, तब उस स्थिति के अंदर उसको सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है। सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है। सामुदायिक सेवा की
सजा दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति नशे में सार्वजनिक स्थान पर मिसकंडक्ट करता है, दुराचार करता है, तो इस ऑफेंस के अंदर भी सामुदायिक सेवा दी जा सकती है। धारा याद रखिएगा 355 के अंदर, धारा याद रखिएगा 355 के अंदर। इसके अलावा और कहां दी जा सकती है? लोक सेवक को मजबूर करने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न करना। लोक सेवक को मजबूर करने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न करना, धारा 226 के अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को अपनी सरकारी ड्यूटी करने से रोकने या मजबूर करने के उद्देश्य से आत्महत्या का प्रयत्न करता है, आत्महत्या का प्रयास करता है, तो यह धारा 226 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक को उसकी सरकारी ड्यूटी करने से रोकने या मजबूर करने के उद्देश्य से आत्महत्या का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, तो वो धारा 226 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आता है। इस ऑफेंस में भी जो है वो सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। इसके अलावा और कौन सा प्रावधान है? उद्घोषणा के उत्तर में उपस्थित ना होना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर किसी के रेफरेंस में कोर्ट ने उसको फरार अपराधी घोषित कर दिया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है प्रोक्लेमेशन हो चुकी है कि वो ऑफेंडर है, फरार है, उद्घोषणा हो चुकी है, उसके बाद भी अगर वो कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं होता है, तब धारा 209 लागू होती है और इसके अंदर भी सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा और कौन सा प्रावधान है? धारा 202 के तहत लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से व्यापार में लगना, कि मतलब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, अगर वो अपनी नौकरी के साथ साथ, अपनी सरकारी जॉब के साथ साथ अगर कोई व्यापार भी करता है, तो धारा 202 ये कहती है उस स्थिति के अंदर उसके ऊपर सामुदायिक सेवा के प्रावधान लग सकते हैं। उसको सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है। तो मतलब इन 6 अपराधों के अंदर सार्वजनिक सामुदायिक सेवा के प्रावधान है। 6 अपराधों के अंदर कौन कौन से? छोटी चोरी धारा 303 के तहत, मानहानि के अपराध में धारा 356 के तहत, सार्वजनिक नशा करके, सार्वजनिक स्थल पे नशा करके दुराचार करना धारा 355 के तहत, धारा 226 में कि सरकार या फिर किसी लोक सेवक को किसी कार्य को मजबूर करने के उद्देश्य से आत्महत्या का प्रयास करना। ठीक है, धारा 209 के तहत, धारा 209 मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी की गई है, उद्घोषणा जारी की गई है कि यह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और वो फिर भी न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ भी क्या हो सकता है? उसके खिलाफ भी आपका सामुदायिक सेवा की उसको सजा दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोक सेवक है, जो अवैध रूप से व्यापार भी कर रहा है, तो धारा 202 कहती है कि उसे भी सामुदायिक सेवा दी जा सकती है। अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किन अपराधों को हटाया गया है, किन ऑफेंसेस को हटाया गया है और वो कौन से अपराध हैं जिनको अपराध मुक्त किया गया, वो कौन से प्रावधान हैं जिनको अपराध मुक्त किया गया है। सबसे पहली बात आप ये समझिएगा, बीएनएस में क्या नया आया है उसको भी समझना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सीधा पूछा जाएगा। और उससे पहले आपको यह समझना है कि पुराने भारतीय न्याय संहिता से हटाया क्या गया, क्या नया जुड़ा है, वो तो आपको पता होना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या हटाया गया है आईपीसी से, जो अभी हमारे भारतीय न्याय संहिता में नहीं है। ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंसेस को हटाया गया है जिन्हें कोर्ट ने असंवैधानिक या फिर अनुपयुक्त बोला था, या जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपयुक्त नहीं है। कौन कौन से ऐसे अपराध हैं? जैसा राजद्रोह का अपराध है, धारा 124A आईपीसी के अंदर, ये जिसको हम राजद्रोह का अपराध कहते थे, पुरानी आईपीसी की धारा 124A, जिसे सामान्य भाषा में सिडिशन कहा जाता था, राजद्रोह कहा जाता था, सरकार के प्रति डिसअफेक्शन को पुनिश जो करती थी उसके लिए सजा देती थी। जो औपनिवेशिक जमाने का विवादित प्रोविजन था, भारतीय न्याय संहिता ने इस प्रोविजन को एज सच पूरी तरीके से हटा दिया है। तो अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर राजद्रोह का अपराध नहीं है, हालांकि उससे मिलता जुलता नया अपराध जोड़ा गया है, वो मैं अभी आपको बताऊं। बीएनएस ने इस ऑफेंस को एज सच पूरी तरह हटा दिया है, अर्थात पुराने अर्थ में सिडिशन अब भारतीय न्याय संहिता का अंग नहीं है। इसके अलावा व्याभिचार,
जिसको हम अडल्ट्री कहते हैं, अडल्ट्री कहते हैं, जो पुराने वाले इंडियन पिनल कोड के अंदर धारा 497 के अंदर एक अपराध था, धारा 497 के अंदर अपराध था अडल्ट्री, उसको हटा दिया है, व्यभिचार के अपराध को हटा दिया है। और उसके हटाने के पीछे का रीजन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के निर्णय में अडल्ट्री को अपराध के रूप में असंवैधानिक घोषित किया कि मतलब जो अडल्ट्री है, जो आपका व्यभिचार है, उसको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर उसको असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो इसलिए उस अपराध को रखा नहीं जा सकता था नए आपराधिक कानून के अंदर व्यभिचार जैसा अपराध नहीं है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता ने जोसेफ साइन की जजमेंट को स्वीकार करते हुए अडल्ट्री को, यानी कि व्यभिचार को, पीनल कोड से पूरी तरीके से हटा दिया। अब अडल्ट्री जो है भारत के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अब बात करते हैं धारा 377 आईपीसी की, जो अप्राकृतिक अपराध के बारे में था, अननेचुरल लस्ट के बारे में था। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का केस रहा है नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी 2018 का केस था। नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को पढ़कर सीमित कर दिया था। मतलब जहां पर भी कंसेंशुअल सेम सेक्स होगा उसको पनिश नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के केस में धारा 77 को सीमित पढ़कर कर दिया था, सीमित कर दिया था, और बीएनएस ने पुराने धारा 377 को पूरी तरह ओमिट कर दिया है। तो मतलब अब अननेचुरल ऑफेंसेस जैसा अपराध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत नहीं है। इसके अलावा आत्महत्या का प्रयत्न या आत्महत्या का प्रयास, पुराने आईपीसी के अंदर ये धारा 309 हुआ करती थी, इसको भी भारतीय न्याय संहिता के अंदर सुसाइडल अटेम्प्ट को क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में नहीं माना गया है और इसको क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में हटा दिया गया है। लेकिन इसे एक बहुत सीमित और विशेष रूप से अलग प्रावधान के रूप में रखा गया है धारा 226 में, जहां पर कोई व्यक्ति सरकार को या फिर किसी लोक सेवक को किसी बात को मनवाने के लिए, उससे जबरदस्ती कोई काम करवाने के लिए, उसके ऊपर दबाव डालने के लिए अगर आत्महत्या का प्रयास करता है तो वो अपराध है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मगर नॉर्मल भाषा के अंदर, नॉर्मल पार्लेंस के अंदर जो आत्महत्या का प्रयत्न था, आत्महत्या का प्रयास था, उसको भारतीय न्याय संहिता से हटा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में सामान्य रूप से सुसाइडल अटेम्प्ट को क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में हटाया गया है, लेकिन इसे एक बहुत सीमित और विशेष रूप से रखा गया है। किसके तहत? धारा 226 के तहत। धारा 226 केवल तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न इस विशेष उद्देश्य से करे कि वो किसी लोक सेवक को उसकी सरकारी ड्यूटी करने से रोके या फिर उसे कुछ करने के लिए मजबूर करे। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका जवाब क्या है? इसका सिंपल मतलब यह है कि सामान्य आत्महत्या का प्रयत्न जो है अब भारत के अंदर पनिश नहीं किया जाएगा, वो अपराध नहीं है। केवल लोक सेवक के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए या फिर उसको कुछ नाकाम करने के लिए किया गया आत्महत्या का जो प्रयास होगा वो धारा 226 के तहत पनिशेबल होगा। सामान्य आत्महत्या का प्रयत्न पनिशेबल नहीं है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, धारा 152 भारतीय न्याय संहिता की बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, धारा 152। अब सवाल आपके मन में यह आना चाहिए कि सर अगर सिडिशन हट गया है तो क्या भारत की सुरक्षा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है हमारे पास भारतीय न्याय संहिता के अंदर? कि मतलब अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है या कोई ऐसा कृत्य करता है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता पर खतरा डालता है, तो क्या वो अपराधी नहीं माना जाएगा? क्या हमने बीएनएस के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है? तो उसका जवाब है किया है, और जवाब है धारा 152। हालांकि हमने राजद्रोह, सिडिशन के अपराध को हटा दिया है, मगर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले प्रयत्नों को या कार्यों को यहां पर एक स्पेशल प्रोविजन के रूप में रखा गया है। भारतीय न्याय संहिता ने सिडिशन की जगह अधिक स्पष्ट और प्रिसाइज प्रोविजन डाला है, और वो है आपका धारा 152। बड़े बड़े बदलाव जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर हो रहे हैं इस सेशन में हम कर रहे हैं, और जो सबसे मुख्य बदलाव है कि सिडिशन सरकार के प्रति असंतोष या डिसअफेक्शन को पुनिश करता था, लेकिन जो धारा 152 भारतीय न्याय संहिता की है
वो सरकार की आलोचना को पनिश करने के लिए नहीं है। मतलब आप अगर सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो जहां पहले सेडिशन के प्रावधान लग जाते थे, अब वहां पर 152 के प्रावधान नहीं लगेंगे। हालांकि ये अपराध बिल्कुल अलग है और धारा 152 सिर्फ तभी लगेगी जब कोई ऐसा कृत्य कर रहा है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले एक्ट कर रहा है, कार्य कर रहा है, तभी उन्हीं को पनिश किया जाएगा। और ये स्पेसिफिकली सीरियस थ्रेट्स को टारगेट करती है, जैसे कि अलगाववाद को, सशस्त्र विद्रोह को, आर्म्ड रिबेलियन को, या फिर विध्वंसक गतिविधियों को, कि कोई टेररिस्ट अटैक, बम वगैरह फोड़ दिया, आगजनी वगैरह कर दी, तो उसको डील करता है। मगर ये सारे एक्ट कैसे होने चाहिए जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता खतरे में पड़ती है। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपके एग्जामिनेशन में यहां से कैसा सवाल बन सकता है। सवाल ये आ सकता है कि क्या धारा 152 केवल फिजिकल एक्ट या फिर बोले गए शब्दों पर लागू होती है, कि मतलब कोई व्यक्ति एक्ट कमिट कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, फिजिकली कार्य कर रहा है, या कुछ मुंह से बोल रहा है, सिर्फ उस पर लागू होती है? इसका जवाब है नहीं। भारतीय न्याय संहिता डिजिटल एरा को भी ध्यान में रखता है और धारा 152 स्पष्ट रूप से यह कहती है कि उन एक्ट को भी कवर करती है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से किए जाएं या फिर फाइनेंशियल मींस के उपयोग में किए जाएं। मतलब अगर कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड है जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरा पहुंचा रहा है, या कोई वीडियो है, तो उसके खिलाफ धारा 152 के तहत एक्शन हो सकता है। अर्थात ऑनलाइन संदेश, डिजिटल प्रचार, फाइनेंशियल सपोर्ट और जो मॉडर्न मेथड है वो भी इसके दायरे में आ सकते हैं। इसकी सजा कितनी है? आजीवन कारावास और फाइन तक हो सकती है। अब बात करते हैं हम संगठित अपराध को मुख्य कानून में लेके आना। यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हुआ है, आईपीसी से अलग, कि संगठित अपराध को मुख्य प्रावधान, मुख्य आपराधिक कानून के अंदर लाए हैं। पहले हमारे पास जो भारतीय दंड न्याय आईपीसी था, उसके अंदर दंड संहिता था, उसमें संगठित अपराध डायरेक्टली ऐसा पनिशेबल नहीं था। जबकि अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है, उसके लिए स्पेशल प्रावधान बना दिया गया है, धारा 111 और धारा 112। धारा 111 बड़े संगठित अपराधों के लिए है, धारा 112 छोटे संगठित अपराधों के लिए है। पुरानी व्यवस्था की बात करें, अगर हम भारतीय दंड संहिता की बात करें, तो उसमें जो कार्टल्स थे, गैंग होते थे, माफिया होते थे, या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप होते थे, उनसे लड़ने के लिए पुलिस को कई बार राज्य के स्पेशल कानूनों पर डिपेंड करना पड़ता था, क्योंकि आईपीसी के अंदर कोई मेन प्रोविजन ऐसा था नहीं। तो कौन से राज्य के कौन से कानून लगते थे? एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे मकोका लग गया, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, इस तरीके के कानून लगते थे। भारतीय न्याय संहिता ने इस सीरियस कैटेगरी को सीधे सेंट्रल पीनल लॉ के अंदर डाल दिया, कि मतलब पहले जहां हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पनिश करने के लिए भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी में कोई प्रोविजन नहीं था, उस चीज को हमारे लेजिस्लेटर ने आइडेंटिफाई किया और भारतीय न्याय संहिता के अंदर इसको डाल दिया है। ठीक है। धारा 111 जो संगठित अपराध पर बात करती है, वो कहती है, क्या संगठित अपराध की अवधारणा है उसको समझिएगा। हालांकि हम ये प्रावधान समझ चुके हैं। संगठित अपराध का अर्थ होता है किसी संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा किया गया निरंतर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। किसी संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा किया गया निरंतर विधि विरुद्ध अपराध, जिसका उद्देश्य क्या है? मेडिकल बेनिफिट या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट प्राप्त करना हो। संगठित अपराध का क्या अर्थ है? किसी अपराध सिंडिकेट, मतलब किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट द्वारा किया गया निरंतर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, मतलब जो कंटिन्यूअस अनलॉफुल एक्टिविटी वो कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? कोई पैसा वैसा कमाना, मटेरियल बेनिफिट या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट प्राप्त करना है, उसको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। संगठित अपराध सिंडिकेट क्या है उसको भी समझना है। जब दो या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह, जो लोग मिलकर किसी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कोई भी बड़ा अपराध करते हैं, सीरियस क्राइम करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट कहते हैं या फिर संगठित अपराध गिरोह कहते हैं। ठीक है। संगठित अपराध के अंदर कौन कौन से अपराध शामिल है यह भी पता होना चाहिए। धारा 111 में कई अपराधों को स्पष्ट रूप से इंक्लूड किया गया है, जैसे व्यपहरण, किडनैपिंग, अबडक्शन, उद्यापन, जिसको हम एक्सटॉर्शन कहते हैं,
कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, भाड़े पर किसी को मारना, लैंड ग्रैबिंग, किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करना, ठीक है, मानव तस्करी जिसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, और अत्यंत महत्वपूर्ण साइबर क्राइम, ऐसे वो अपराध है। अब इसका आपको समझना है कि निरंतर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या है। लिखा हुआ है ना कि कॉन्टिन्यूअस अनलॉफुल एक्टिविटी वो करने होने चाहिए, कंटिन्यूअस अनलॉफुल एक्टिविटी वो करते हुए होने चाहिए, कंटिन्यूअस अनलॉफुल एक्टिविटी वो करते हुए होने चाहिए। कंटिन्यूअस अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या है, यानी कि निरंतर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप क्या है। और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा एग्जाम ट्रैप। किसी भी एक्ट को संगठित अपराध मानने के लिए केवल यह पर्याप्त नहीं है कि कुछ लोग मिलकर अपराध कर दें। किसी भी एक्ट को संगठित अपराध मानने के लिए केवल यह पर्याप्त नहीं है कि कुछ लोग मिलकर अपराध करें। संगठित अपराध सिंडिकेट के विरुद्ध पिछले 10 वर्षों में कंपीटेंट कोर्ट के सामने एक से ज्यादा चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। हम किसी को कब बोलेंगे कि ये तो भाई नॉर्मल तरीके से रेगुलरली कॉन्टिन्यूअसली अनलॉफुल कार्य कर रहे हैं। अनलॉफुल मतलब गैर कानून के विरुद्ध लगातार काम कर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ पिछले 10 साल में एक से ज्यादा चार्जशीट दायर हो रखी है तो ये अपने आप में एक एविडेंस होगा, एक साक्ष्य होगा कि हाँ भाई ये कॉन्टिन्यूअस विधि विरुद्ध काम कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ धारा 111 जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बात करती है। और साथ ही कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस भी लिया हुआ होना चाहिए। इसलिए धारा क्या है, 111 रिपीट और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट को टारगेट करती है। अब बात करते हैं बड़े स्तर के संगठित अपराध, तो हमने समझ लिए। अब हम बात करते हैं छोटे संगठित अपराधों के बारे में, जो सड़क के स्तर के संगठित अपराध हैं। छोटे संगठित अपराध जो धारा 112 के अंतर्गत दिए हुए हैं। यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किया गया है। सड़क के लेवल का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है, बहुत सारे ऑर्डिनरी सिटीजन को एवरीडे लाइफ के अंदर, आम जन मानस को रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान करने वाले छोटे ऑर्गेनाइज्ड गैंग पर क्या कोई कानून कोई प्रावधान करता है? जी हां, वो प्रावधान किया गया है धारा 112 के अंदर। भारतीय न्याय संहिता ने इनके लिए अलग प्रोविजन बनाया है, धारा 112 छोटे संगठित अपराध को टारगेट करने के लिए। अब ये धारा 112 किसे टारगेट करती है? ये प्रोविजन उन छोटे स्केल के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित क्राइम को कंडक्ट टारगेट करती है जो ग्रुप या फिर गैंग के द्वारा किए जाते हैं। अब इस कानून के अंदर छोटे संगठित अपराधों के कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं और ये एग्जाम्पल आपकी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है वो? प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टिकट की ब्लैकमेलिंग, ट्रिक थेफ्ट, धोखे से जालसाजी से चोरी करना। आप बस अड्डे पर जा रहे हैं, आपके पास सामान आपने रखा हुआ है, कोई आया कि भाई साहब आप बहुत देर से खड़े हैं, जाओ बाथरूम कराओ, पानी पियाओ। आप जब तक जाते हैं वो आपका सामान साफ कर देता है। इसको कहते हैं ट्रिक थेफ्ट। पिक पॉकेट, जेब कतरे के गैंग होते हैं, वो पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आएंगे, छोटे संगठित अपराधों में आएंगे। झपटमारी की घटनाएं, मोबाइल चुरा लिया, इसके गैंग है। अगर टिकट की अनऑथराइज्ड सेलिंग, टिकट की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ट्रेन की टिकट, मूवी थिएटर की टिकट, अनऑथराइज्ड बैटिंग और गैम्बलिंग। अनऑथराइज्ड बैटिंग और गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर की सेलिंग, जो अभी पेपर लीक वाला मामला हुआ है, वो छोटे संगठित अपराध में आएगा कि अगर कोई ग्रुप पेपर को बेच रहा है, मतलब लीक करना ही हो गया ना, तो उसको छोटा संगठित अपराध माना गया है भारतीय न्याय संहिता के अंदर। पेपर लीक माफिया को छोटा संगठित अपराध माना गया है। हालांकि स्टूडेंट उससे सुसाइड कर रहे हैं, उनका जीवन भविष्य खराब हो रहा है, मगर कानून हमारा पेपर लीक को छोटे संगठित अपराध कहते हैं। पेपर लीक किस तरीके से छोटे संगठित अपराध है, इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए भी और आम जनमानस के लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, आपको पता होगा, जुडिशियल योगी और दून लो मेंटर। तो जुडिशियल योगी पर मैंने स्पेशल बताया है कि किस तरीके से कानून मजाक उड़ा रहा है पेपर लीक का, और मैंने आपको भी यहां पर दिखाया भी कि छोटा संगठित अपराध कह रहा है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा चैनल पर। धारा 112 जो है
वो डेली लाइफ में होने वाले जो ऑर्गेनाइज्ड पेटी क्राइम को कठोरता से टारगेट करती है। अगर पेपर लीक डेली लाइफ में थोड़ी ना होता, नॉर्मल लाइफ में थोड़ी ना होते, तो बहुत बड़ा अपराध है। आई थिंक यहाँ पर हमारे जो कानून विशेषज्ञ हैं या जो ड्राफ्टर ऑफ भारतीय न्याय संहिता है, उनसे थोड़ी सी शायद मेरे हिसाब में, मेरा मानना है कि पर्सनली कोई कमी रह गई उनके काम में। अब बात करते हैं और क्या नया बदलाव हुआ है भारतीय न्याय संहिता में। आतंकवादी कृत्य जो है, पहले क्या होता था, आतंकवादी कृत्य हमारे नॉर्मल पीनल लॉ के अंदर, जैसे भारतीय न्याय संहिता के अंदर अलग से डिफाइन नहीं होते थे, उसके लिए हमारे पास टाडा पोटा जैसे स्पेशल कानून थे आतंकवादी गतिविधियों के लिए। लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने पहली बार टेररिस्ट एक्ट को, आतंकवादी कृत्य को भारतीय न्याय संहिता के अंदर डाला है, और इसकी धारा याद रखिएगा, धारा 113 है। धारा 113 आतंकवादी कृत्य के बारे में है। अब समझना है आपको आतंकवादी कृत्य होते क्या है। आतंकवादी कृत्य एक ऐसा एक्ट है जिसका उद्देश्य हो भारत की एकता को थ्रेटन करना, भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाना, खतरा पहुंचाना, भारत की आर्थिक सुरक्षा को थ्रेटन करना और लोगों में आतंक फैलाना। ये सारी चीज हमारी किस में आएंगी, आतंकवादी कृत्यों में आएंगी। किन साधनों से आतंकवादी कृत्य हो सकता है, यह भी धारा 113 के अंदर बताया गया है। कई सीरियस मेथड शामिल हैं, जैसे कि बम हो गए, बायोलॉजिकल वेपन हो गए, रेडियो एक्टिव वेपन हो गए, नकली करेंसी की स्मगलिंग हो गई, जिसका उद्देश्य मॉनिटरी स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाना है। भारत की जो मॉनिटरी स्टेबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचाना है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी एक्सप्रेसली इंपॉर्टेंट है, कि मतलब अगर कोई भारत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो भी आपका आतंकवादी कृत्य के अंदर माना जाएगा। यहां पर कुछ सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। इतनी गंभीर धारा को मिसयूज से रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता ने सेफगार्ड दिए हैं। और क्या कहता है बीएनएस इसके बारे में, कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी रैंक से नीचे का ऑफिसर नहीं होना चाहिए जो ये डिसाइड करेगा कि केस बीएनएस के अंतर्गत रजिस्टर होगा या यूएपीए के अंतर्गत। की मतलब अगर किसी के ऊपर ये एक्यूजेशन लगती है कि व्यक्ति ने कोई टेररिस्ट एक्ट कर दी है, तो इस बात का फैसला एसपी से ऊपर, एसपी या उससे ऊपर लेवल का अधिकारी ही लेगा कि वो यूएपीए के अंदर जाएगा या फिर केस को कोर्ट के सामने बीएनएस के अंतर्गत लेके आया जाएगा। बीएनएस या यूएपीए केस के अंदर केस रजिस्टर करने का निर्णय कौन लेगा, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। जवाब होगा एसपी रैंक या उससे ऊपर का अधिकारी। अब बात करते हैं मॉब लिंचिंग की, भीड़ द्वारा हत्या। यह बहुत महत्वपूर्ण अपराध है जो नया भारतीय न्याय संहिता के अंदर जोड़ा गया है, धारा 103 उपधारा 2। भारतीय क्रिमिनल लॉ के अंदर सबसे अधिक मांग किए जाने वाले एडिशन में से एक जो अपराध है, अब वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर कोडिफाई हो चुका है। पुरानी जो आईपीसी थी उसमें अगर यदि कोई मॉब द्वारा, किसी भीड़ के द्वारा कोई व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी, तो सामान्यतः उस केस में मर्डर रेड विद कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट लगता था, यानी कि सेक्शन 302 रेड विद आपका 149 आईपीसी लगता था। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट लगता था। अर्थात इसका मतलब क्या था कि आईपीसी की धारा 302 149 के साथ लगती थी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने एक्सप्रेसली एक मोर एग्रेवेटेड स्टैंड अलोन ऑफेंस बना दिया, अपने आप में एक अलग अपराध बना दिया है, और वो है धारा 103 उपधारा 2, जो बात करती है मॉब लिंचिंग के बारे में, भीड़ द्वारा हत्या के बारे में। ये प्रावधान कब लागू होगा? ये धारा जो है, धारा 103 उपधारा 2 है, ये तब लागू होती है जब 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति मिलकर कंसर्ट में, मतलब एग्रीमेंट में कोई काम करते हुए किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं, या वो हत्या जो है वो विक्टिम की आइडेंटिटी से जुड़े किसी विशेष ग्राउंड पर आधारित होती है। विक्टिम की आइडेंटिटी का विशेष ग्राउंड मतलब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, ग्रुप के नाम पर, पार्टी के नाम पर अगर इस बात पर हत्या की जा रही है तो वो मॉब लिंचिंग में आएगा, और इसमें जो अपराधी होने चाहिए वो कम से कम 5 या उससे अधिक होने चाहिए। तब अगर ऐसा कोई करता है तो धारा सीधा 103 उपधारा 2 लग जाएगी और मॉब लिंचिंग के लिए सभी दायित्व होगा। अब हमें उस रूट से जाने की जरूरत नहीं है, हत्या जमा कॉमन ऑब्जेक्ट जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब 102 रेड विद, हमें अब 102 भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 मर्डर, ठीक है, 101 के अंदर डिफाइन है मर्डर, 102
रेड विद 102 रेड विद उपधारा, रेड विद इसके साथ धारा 3 उपधारा 9 कॉमन ऑब्जेक्ट है। यहां पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। मर्डर विक्टिम के किन ग्राउंड पर बेस्ड होना चाहिए, जो मॉब लिंचिंग के लिए किन ग्राउंड पर मर्डर होना चाहिए मॉब लिंचिंग में? जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर, समुदाय के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, भाषा के नाम पर, या फिर पर्सनल बिलीफ के नाम पर, व्यक्तिगत विश्वास के नाम पर, तब हम उसको मॉब लिंचिंग मान सकते हैं। और इसके लिए जो सजा है वो कितनी है? जो भीड़ है उसके प्रत्येक मेंबर को दंडित किया जाएगा। और सजा कितनी है? मृत्युदंड, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास। और यह भारतीय न्याय संहिता का महत्वपूर्ण प्रावधान है, हाईली टेस्टेबल एडिशन है। और मेरा ये पर्सनल मानना है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, एपीओ दे रहे हो, जेएलओ दे रहे हो, जुडिशरी दे रहे हो, XYZ कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप किसी भी स्टेट का आने वाला एग्जाम देखिएगा, आपको प्री मेंस में पक्का ये सवाल मिलने वाला है। एक में तो आपको कंफर्म मिलेगा, प्री में आएगा, या फिर प्री में नहीं आया तो मेंस में तो जरूर मिलेगा, मेंस में नहीं मिला तो प्री में मिलेगा। और मान लीजिए फिर भी नहीं हुआ, बच्चों से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉब लिंचिंग का, बड़ा बदलाव भी है। और इसीलिए हमने ये सोचा कि आप लोगों के लिए जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर बदलाव हैं उनके ऊपर एक पूरा अलग से सेशन लाया जाए, और ये वो सेशन है। और मैं आपको एक बात विश्वास दिला के कह रहा हूं कि अगर आपने ये सेशन कर लिया तो कम से कम आप अपने 2 सवाल पक्के करोगे। जो ये आज का लेक्चर होने वाला, कम से कम 2 सवाल पक्के करने वाले हो, ठीक है? तो बिल्कुल मत छोड़ना। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और आपको यहां पर क्या बात ध्यान रखनी है कि जो मॉब लिंचिंग के लिए मर्डर किन ग्राउंड पर हो सकता है, मैंने आपको भी बताया, वो रेस के ग्राउंड पर हो सकता है, जाति, नस्ल, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और व्यक्तिगत विश्वास के ग्राउंड पर हो सकता है। और सजा के कितनी है इसके लिए? प्रत्येक मेंबर को मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर। बहुत सारे नए प्रोविजन जोड़े गए हैं, बदलाव किए गए हैं। वैसे तो मेजर चेंजेस जो हैं वो हमारी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 की थी, तभी से हो गए थे, मगर यहां पर भारतीय न्याय संहिता के अंदर महिलाओं को लेकर कुछ स्पेशल चेंजेस लिए गए हैं। अब जब मैं महिलाओं की बात करता हूं तो अगर आप कोई फीमेल है और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, तो आपको वैसे भी ऑब्वियसली ये टॉपिक जो होते हैं महिलाओं और बालकों वाले आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। मगर अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो इंटरव्यू स्टेज में पहुंचती है तो 99 to 100% गारंटी है कि आप, मतलब 100% हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे इंटरव्यू में यहां से सवाल जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब जनरली पूरे महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जो अपराध है या जो एस्पेक्ट है वहां से पूछे जा सकते हैं। अभी हम सिर्फ भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो बदलाव हुए हैं उसकी बात कर कि अगर कोई व्यक्ति प्रवंचनात्मक साधनों से मैथुन करता है, सेक्स करता है किसी महिला के साथ, मतलब डिसिटफुल साधनों से, धोखा देकर, छल से किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो धारा 69 के अंदर इसको एक अलग अपराध बना दिया है। छलपूर्ण यौन संबंध जो है वो पे अलग से एक अपराध है। आईपीसी में झूठे विवाह वादे पर यौन संबंध को बलात्कार के तहत दर्ज किया जाता था कि अगर किसी ने झूठा वादा किया शादी करने का और शादी नहीं की और उस झूठे वादे की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया तो बलात्कार के अंदर जाता था। लेकिन अब बीएनएस ने उसको पूरी तरीके से अलग कर दिया है धारा 69 के अंदर। और धारा 69 जो है वो स्त्री की सेक्सुअल ऑटोनॉमी और कंसेंट को लेकर कानून की सोच में एक बड़ा परिवर्तन है। पुराने आईपीसी के अंदर जो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज के आधार पर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होते थे वो जानता जनरल ऑफेंसेस के अंदर प्रोसिक्यूट किए जाते थे, रेप के अंदर प्रोसिक्यूट किए जाते थे, और इससे लीगल कंफ्यूजन भी पैदा होता था। भारतीय न्याय संहिता ने इसे रेप से जैसे ग्रेव ऑफेंस से हटाकर एक अलग से नया अपराध बनाया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 जो है प्रवंचनात्मक साधनों का प्रयोग करके मैथुन, या आप ये कह सकते हैं छलपूर्ण यौन संबंध। अब धारा 69 जो है वो क्या पनिश करती है?
ये सेक्शन उस व्यक्ति को पनिश करता है जो प्रवंचनात्मक साधनों यानी कि छलपूर्ण और जो कपटपूर्ण साधन है उनका प्रयोग करके किसी स्त्री को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट देने को प्रेरित करता है, जबकि उसके उसके मन में उन प्रोमिस को पूरा करने का कोई इंटेंशन ही नहीं होता, उसके मन में उन वादों को पूरा करने का कोई मंशा ही नहीं होती। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये छल पूर्ण साधन क्या है, प्रवंचना पूर्ण साधन क्या है। अब आपको इसको, जो हमारा कानून है भारतीय न्याय संहिता, वो इसको स्पष्ट रूप से डिफाइन करता है, उसकी परिभाषा बताता है। और इसके अंदर क्या शामिल है, इसमें शामिल है एम्प्लॉयमेंट का फॉल्स प्रॉमिस, यानी कि नौकरी देने का झूठा वादा, प्रमोशन का फॉल्स प्रॉमिस कि आपको प्रमोट कर देंगे, ये झूठा वादा, अपनी ट्रू आइडेंटिटी छिपाकर मैरिज का इंड्यूसमेंट, अपनी आइडेंटिटी छिपाकर किसी को शादी के लिए बहलाना फुसलाना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार आप न्यूज में भी देखते होंगे कि कोई दूसरे रिलीजन का लड़का है, वो पहचान छुपा के दूसरे धर्म की लड़की को फंसा लेता है, बहला फुसला लेता है, सिर्फ पर्पस है उससे शादी करना, तो वो इसके अंदर आएगा। पूरा करने के लिए इंटेंशन न होते हुए मैरिज का फॉल्स प्रॉमिस, कि मतलब इसको पता है शुरू से कि कभी ये अपना वादा पूरा नहीं करेगा, फिर भी ये शादी का वादा करता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो छलपूर्ण यौन संबंध जो धारा 69 बीएनएस है उसके अंदर ये बनेगा। और इसके लिए सजा कितनी है, इसकी सजा क्या है, 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन। और ये जो प्रोविजन है रेप और डिसीटफुल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बीच एक बड़ा अंतर लेके आता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने और अपराधों पर। सार्वजनिक सुरक्षा से रिलेटेड जो अपराध है, जो बदलाव हुए हैं भारतीय न्याय संहिता के अंदर, धारा 304 और धारा 106 उपधारा 2 के अंदर पब्लिक सेफ्टी से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण एडिशन किए गए हैं, धारा 304 और धारा 106 उपधारा 2। धारा 304 बात करती है झपटमारी के बारे में, स्नैचिंग के बारे में। धारा 304 के अंतर्गत पुरानी आईपीसी में अगर कोई बाइक सवार जो है अगर किसी की चैन लूट के लेके जाता था या किसी का मोबाइल छीन लेता था, तो इसमें कंफ्यूजिंग रहता था, क्या ये चोरी है, क्या ये क्रिमिनल फोर्स है, क्या फिर ये रॉबरी है जिसको हम लूट कहते हैं। भारतीय न्याय संहिता ने इस कंफ्यूजन को पूरी तरीके से अलग कर दिया है और झपटमारी को, स्नैचिंग को बिल्कुल एक अलग अपराध के रूप में डाल दिया है। धारा 304 जो भारतीय न्याय संहिता की है वो कहती है स्नैचिंग के बारे में, थेफ्ट जो है झपटमारी बन जाती है, मतलब बेसिक ऑफेंस अभी भी चोरी है। ठीक है, थेफ्ट यानी कि चोरी जो है झपटमारी बन जाती है कब, यदि जो ऑफेंडर है वो अचानक से, शीघ्रता से या फिर बलपूर्वक किसी व्यक्ति से मूवेबल प्रॉपर्टी सीज करता है, सिक्योर करता है, ग्रैब करता है या फिर टेक अवे करता है, उससे ले जाता है। सरल भाषा में अगर बोले तो किसी व्यक्ति के हाथ से मोबाइल झटक कर ले जाना, जल्दबाजी में लेके जाना या गले से चैन खींच लेना झपटमारी का अपराध है धारा 304 के तहत। और इसकी सजा कितनी है, इसकी सजा है 3 वर्ष तक का कारावास और फाइन भी है, 3 वर्ष तक का कारावास है और फाइन भी है। दूसरा है हिट एंड रन का केस, धारा 106 उपधारा 2। हालांकि ये वो प्रावधान है पूरे भारतीय न्याय संहिता का जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। यदि कोई ड्राइवर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी की डेथ कॉज करता है या फिर घटना स्थल से भाग जाता है और तुरंत पुलिस ऑफिसर या फिर मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं करता है, तो पनिशमेंट यहां पर बहुत कठिन हो जाती है। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी से कोई हिट एंड रन का केस हो जाता है तो आपको वहां पर नॉर्मल सजा नहीं मिलेगी। कब, जब आप बिना पुलिस को बताए या मैजिस्ट्रेट को बताए वहां से गायब हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। इसके लिए सजा कितनी है, 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन है। अब यहां पर आपको एक बात समझने की जरूरत है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आपने सुना भी होगा कि पिछले साल बहुत प्रोटेस्ट हुए, पिछले साल, उससे पिछले साल जब ये कानून लागू हुए 2024 के अंदर, नेशन वाइड ट्रकर एसोसिएशन ने विरोध किया और सरकार ने फिर धारा 106 उपधारा 2 को अभी होल्ड पर रखा है। मतलब पूरी भारतीय न्याय संहिता लागू है, एक्सेप्ट ये प्रावधान आपका अभी लागू नहीं है। बाकी के बीएनएस के जो प्रावधान है हमारे 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं, लेकिन धारा 106 उपधारा 2 जो है वो अभी पेंडिंग है, उसके ऊपर कंसल्टेशन वगैरह हो रही है, मगर अभी ये लागू नहीं की गई है।
ये परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं जेंडर न्यूट्रलिटी और भाषा संबंधी क्या परिवर्तन लाए गए हैं हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर ओवर दी आपके किसके रेफरेंस में भाषा संबंधी क्या बदलाव है। भारतीय न्याय संहिता की भाषा को अब अधिक मॉडर्न बनाया गया है, इंक्लूसिव बनाया गया है और कई जो पुराने कॉलोनियल शब्द थे उनको हटा दिया गया है। ठीक है, उनको हम समझते हैं। सबसे पहला जो बड़ा बदलाव है वो बालक की परिभाषा को लेकर है। आईपीसी जो है वो माइनर शब्द यूज करता था। ठीक है, आईपीसी जो है वो माइनर शब्द यूज करता था, लेकिन अवयस्क शब्द यूज करता था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता बालक शब्द यूज करता है। बालक का अर्थ है 18 वर्ष से कम का कोई भी व्यक्ति या किसी भी लिंग का व्यक्ति। तटस्थ सुरक्षा दी गई है, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे इवन अदर जेंडर के पर्सन हो, वो भी इसके अंदर बालक की परिभाषा के अंदर आएंगे अगर 18 वर्ष से कम की उनकी आयु है। ये डेफिनेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई ऑफेंसेस जो हैं वो जेंडर न्यूट्रल हो जाते हैं, जैसे कि प्रोक्योरेशन की मतलब सेक्सुअल पर्पस के लिए या वेश्यावृत्ति के लिए किसी बच्चे को खरीदना, अपने कब्जे में लेना, व्यपहरण, किडनैपिंग, अबडक्शन, उन जैसे अपराधों के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यंग बॉयज और गर्ल्स दोनों को प्रोटेक्शन मिलती है। पहले 16 से 18 वाला डिफरेंस था, आपको पता होगा किडनैपिंग के अंदर, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के अंदर जो परिभाषा थी, अगर जो बच्चा किडनैप किया जा रहा है अगर वो बॉय है तो 16 साल तक अगर उस बच्चे को कोई लेके गया है तब कहते थे हम किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है, जबकि लड़की के केस में वो 18 साल थी। अब कानून ने उसको पूरा चेंज कर दिया और सबके लिए यूनिफॉर्मिटी ला दी है। बच्चा मतलब बच्चा, चाहे किसी भी लिंग का हो, मेल फीमेल या फिर इवन थर्ड जेंडर भी। ठीक है, तो 18 साल से कम उम्र का बालक मतलब बालक होगा और यहां पर एक यूनिफॉर्मिटी ला दी है धारा 2 उपधारा 3 के तहत। ठीक है, अब दूसरा जहां पर बदलाव किया गया है वो वॉयरिज्म और शील भंग से रिलेटेड जो अपराध हैं। वॉयरिज्म यानी कि दृश्य रतिकता, ठीक है, और जो मोडेस्टी वाले शील भंग वाले अपराध हैं उनमें इन अपराधों को लिंग तटस्थ बनाया गया है। धारा 70 और 76 में अब महिला भी अपराधी हो सकती है इन अपराधों के लिए, वॉयरिज्म और शील भंग के लिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आउटरेजिंग द मोडेस्टी के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय न्याय संहिता में जो दृश्य रतिकता है जिसको हम वॉयरिज्म कहते हैं, धारा 77, और डिसरोब करना, किसी के जबरदस्ती कपड़े उतार के असॉल्ट करना, धारा 76 के अंदर जो आती है, जैसे अपराध को ओफेंडर के संबंध में अब जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अब महिला भी वॉयरिज्म के लिए दोषी हो सकती है, जैसे ओफेंडर के ऑफेंस के लिए पनिश हो सकती है। इसके अलावा लिंग की परिभाषा को बदला गया है धारा 2 उपधारा 10 के अंतर्गत। धारा 2 उपधारा 10 जो है वो जेंडर की डेफिनेशन में मेल और फीमेल के साथ अब ट्रांसजेंडर पर्सन को भी इंक्लूड करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये भारतीय न्याय संहिता की मॉडर्न और इंक्लूसिव ड्राफ्टिंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण। अब बात करिए रात की जगह सटीक भाषा यूज किया गया है। पुराने कॉलोनियल लॉ के अंदर नाइट शब्द को, जो रात शब्द है उसको, रात्रि शब्द है उसको रिप्लेस कर दिया गया है, और अब भारतीय न्याय संहिता में लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट वाला जो एक्सप्रेशन था पुराने वाले लॉ के अंदर उसको बदल दिया है और इसको बोला गया है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यानी कि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले। ये भाषा को और अधिक स्पष्ट करती है और आधुनिक बनाती है। इज दैट क्लियर? अब बताइए आपको यहां तक सेशन कैसा लग रहा है, चीजें समझ आ रही हैं? इसी के साथ जो ये हमारा सेशन था जिसके अंदर हमने भारतीय न्याय संहिता के अंदर होने वाले जो बड़े चेंजेस हैं, जो बड़े बदलाव हैं, उनको एक ही सेशन के अंदर कर लिया है। और ये सेशन अगर आपने किया है तो मानिएगा कि आपको किसी ना किसी एग्जाम के अंदर यहां से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। इन मेजर चेंजेस को मेमोरी में आपको अब लॉक करना है। आपके जो आने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट कि भारतीय एग्जाम में सवाल किस तरीके के बन सकते हैं। एग्जाम्पल बता रहा कि भारतीय न्याय संहिता 2003 के अंतर्गत फर्स्ट टाइम थेफ्ट ऑफेंडर को सामुदायिक सेवा की पनिशमेंट दी जा सकती है यदि स्टोलन प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 5000 से कम है। व्याभिचार हटाने का आधार क्या है? जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। मॉब लिंचिंग
का अधिकतम दंड कितना है, मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके का एफआईआर का अधिकार किसे है कि केस आपका यूएपीए के अंतर्गत जाएगा या भारतीय न्याय संहिता के अंदर जाएगा आपराधिक कृत्य के टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, आतंकी कृत्य के लिए, तो वो एसपी या उससे ऊपर के अधिकारी के पास जाएगा। छलपूर्ण साधन में क्या नहीं है, झूठे उपहार देना, गिफ्ट देना, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन था और आपका ये भारतीय न्याय संहिता का रैपिड रिवीजन कोर्स का या प्रारंभिक परीक्षाओं वाला जो कोर्स है उसका ये लास्ट सेशन था, जिसमें हमने आज क्या किया है, आपके भारतीय न्याय संहिता के अंदर क्या मेजर बदलाव हुए हैं आईपीसी से लेकर, आईपीसी के रेफरेंस में उससे क्या इतर बदलाव हुए हैं, वो सभी हमने किए हैं। आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, पसंद आया, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अब हम कल से अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपके उत्तराखंड एपीओ धुरंधर लाइव बैच के अंदर। ठीक है, ये आप हिंदी मीडियम का कोर्स देख रहे हैं, इसी तरह हिंदी इंग्लिश मीडियम का बैच भी हमारा चल रहा है। दोनों बैचेस के अंदर सेपरेटली हमारी कल से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की हमारी अब लाइव क्लासेस जो हैं हमारी कल से वो स्टार्ट होंगी। आपके बैच के अंदर हिंदी मीडियम वाले छात्रों के अंदर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो हमारा रैपिड कोर्स है, आप ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षाओं वाला जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो क्लासेस हैं वो कल से स्टार्ट होंगी। आज आपके भारतीय न्याय संहिता की जितनी भी पुरानी पीडीएफ जो भी कुछ अगर कुछ टॉपिक के जो नोट्स वगैरह बचे हुए हैं वो आज आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस आपको दे दिया गया, आई होप आपको पता ही है, द्विभाषीय टेस्ट सीरीज है आपके कोर्स के अंदर, तो आप उसको भी इस्तेमाल कीजिए, अपना चीजें जो हैं वो जरूर करिएगा। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया। कोई सवाल है तो पूछिएगा। हाँ जी बेटा, कोई सवाल?